नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वीकली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में हम लोग सप्ताह भर में घटित हुए महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं और वो तमाम विषय से संबंधित होता है। आज भी जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुल 15 टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं और ये 15 टॉपिक आपके लिए यूपीएससी के नजरिए से ज्यादा जरूरी हो सकता है, उसको लेकर के आपको चलना है। अब सीधे तौर पर चलते हैं पहले टॉपिक के तरफ। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 यह जारी कर दिया गया है। वैश्विक शिक्षा और करियर विशेषज्ञ संगठन क्वाकवेरेली साइमंड्स यानी कि क्यूएस द्वारा क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। अब इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं। नजर देखिए, प्रमुख बिंदु क्या है कि एआई, डिजिटल और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारत का प्रदर्शन दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले बेहतर रहा है। इसमें अगर पहले स्थान की बात करेंगे तो 100 अंकों के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है, वहीं पर 99.1% अंक के साथ जो देखेंगे भारत दूसरे और मैक्सिको 98.2 पॉइंट के साथ अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। अमेरिका के बाद भारत की अगर बात किया जाए तो युवाओं को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, डिजिटल तकनीक और ग्रीन एनर्जी जैसे जो आजकल के चीजें हैं जिसमें मांग ज्यादा हो रहा है, डिमांड मार्केट में ज्यादा है, तो भारतीय सबसे ज्यादा योग्य बनकर के उभरे हैं। अगर भारत की कुल रैंकिंग की बात किया जाएगा तो 25वां स्थान रहा है। मुख्य पैमानों पर आधारित इस रैंकिंग में भारत ने अलग अलग श्रेणियों में यह स्थान हासिल किया है। जैसे स्किल फिट की बात करेंगे तो भारत को 37वां स्थान मिला है। एकेडमिक रेडीनेस की बात करेंगे तो 26वां स्थान और आर्थिक बदलाव में देखेंगे तो भारत को यह 40वां स्थान मिला है। वर्ष 2025 से 2030 के बीच भारत की आर्थिक विकास दर सालाना 6.5 रहने का अनुमान बताया गया है और कहा गया है कि भारतीय युवा तेजी से बदलते वैश्विक बाजार में अपनी पहचान जो है वह लगातार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक भी इतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चर्चा में काफी रहा है और यह क्या है? अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना। अब यह परियोजना जो है चर्चा में क्यों रहा, समझिए। हाल ही में इरेडा ने अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए एक्सजेवीएन लिमिटेड, जीएमआर एनर्जी लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के साथ संयुक्त उद्यम समझौता पर एक हस्ताक्षर किया है। यह परियोजना 25 वर्षों तक बीओओटी मॉडल के तहत विकसित, संचालित और रखरखाव इसका किया जाएगा। अब जरा इसके विषय में समझते हैं। इस परियोजना के विषय में, यह नेपाल के कर्णाली नदी पर विकसित की जा रही है। यह 900 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना इसको बताया जा रहा है। यह परियोजना नेपाल, भारत और बांग्लादेश को 25 वर्षों की अनुबंधित अवधि के लिए बिजली की आपूर्ति करेगा और इससे लगभग 3466 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी, जबकि प्रति वर्ष लगभग 2 मिलियन टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की भरपाई भी इससे होगी। अब तीसरे टॉपिक पर चलते हैं जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, पॉलिटी से संबंधित है। कहा गया है कि जस्टिस विनोद चंद्रन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। इससे पहले जानते हैं कि पटना जो उच्च न्यायालय रहा है उसके ये चीफ जस्टिस रहे हैं, तो अब इनको जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सीजेआई संजीव खन्ना, ये शपथ दिलाते हुए नजर आए। विनोद चंद्रन के साथ शपथ ग्रहण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या की बात की जा रही है वह बढ़कर के 33 हो गया है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होता है, जरा इस विषय पर एक नजर डालते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित कई विवादों के बाद अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता क्रम के आधार पर होता है और उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम जज से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति के पास यह सिफारिश भेजा जाता है। यदि 5 में से 2 न्यायाधीश किसी व्यक्ति की नियुक्ति का विरोध करे तो उनके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को फिर नहीं भेजी जाती है। सभी जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह लिखित रूप से ही होनी चाहिए, मौखिक रूप से नहीं होनी चाहिए, यह भी प्रावधान रहा है। अब बात करते हैं भार्गवास्त्र की। यह क्या है? हाल ही में भारत ने अपने पहले स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है। इसका परीक्षण जो है गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज ओडिशा में किया गया है। इसके विषय में जरा सा समझते हैं। देखिए, इसे ड्रोन के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है। इसके प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे
ड्रोन का पता लगाने की क्षमता है। 6 किलोमीटर तक जो छोटे ड्रोन होंगे उसका पता लगाया जा सकता है और दुश्मन के ड्रोनों के झुंड को रोकने के लिए भी इसे तैयार किया गया है। मल्टीलेयर सुरक्षा की बात करेंगे तो एक साथ 64 से ज्यादा सूक्ष्म मिसाइलें दागने की क्षमता रखता है। माइक्रो म्यूनिशन का उपयोग जो लक्ष्यों को सटीकता से निर्देशित कर सकते हैं, ये सभी इसकी खासियत रहा है। मोबाइल प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो इस सिस्टम को एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया जा सकता है। इसे हर प्रकार के इलाके जैसे कि पहाड़ी इलाका हो जाए, रेगिस्तानी हो जाए, बर्फीली जगह हो, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आर्थिक और प्रभावी कितना होगा ये देखें तो छोटे ड्रोनों से निपटने का सस्ता और किफायती समाधान इसे कहा जा रहा है। महंगे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्हें फिर बड़े खतरों के लिए बचा करके रखा जा सकता है। चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। भारत का पहला निजी उपग्रह समूह, यह जो है काफी चर्चा में रहा है। हाल ही में बेंगलुरु के जो स्टार्टअप है पिक्सल ने भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट कंस्टेलेशन लॉन्च किया है। इसे स्पेस स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने विकसित किया है। इस मिशन में छोटे सैटेलाइट का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। यह देश का पहला प्राइवेट इमेजिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है। यह एक साथ काम करके पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों से डेटा इकट्ठा करेगा। यह विशेष रूप से उच्च रिजोल्यूशन इमेजरी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। और दूसरी बात, पृथ्वी की निगरानी की बात अगर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेकर के कुछ डेटा देना हो, पर्यावरण की निगरानी करना हो, मौसम विज्ञान के विषय में जानकारी देना हो, इन तमाम चीजों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और पृथ्वी की कक्षा के 550 किलोमीटर नीचे ये लॉन्च किया गया है। आगे अगर इस सैटेलाइट के विषय में थोड़ा सा जानना चाहे तो यह एक सैटेलाइट का समूह होता है जो एक साथ मिलकर के काम करता है ताकि व्यापक स्तर पर डेटा कवरेज किया जा सके, उसको डेटा को स्टोर किया जा सके और संचार सेवाओं को प्रदान किया जा सके। अगर देखेंगे तो एक निर्धारित नेटवर्क के रूप में काम करते हैं ताकि एक ही समय में पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों से डेटा प्राप्त किया जा सके और लगातार निगरानी भी रखी जा सके। अब चलते हैं अगले खबर पर। भारत सिंगापुर संबंधों की 60 वर्ष पूरा हुआ है और उसके अवसर पर एक लोगो जारी किया गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थरमन शानमुगारत्नम। इन दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना के जो 60 वर्ष पूरा हुआ है, तो 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक संयुक्त लोगों का अनावरण करते हुए नजर आए। इससे संबंधित कुछ बातें हैं, उस पर चर्चा करते हैं। संयुक्त लोगों में भारतीय और सिंगापुर के राष्ट्रीय झंडों और राष्ट्रीय फूलों के रंग शामिल किए गए हैं। इसमें क्या क्या फूल में है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल और सिंगापुर का राष्ट्रीय फूल जो है आर्किड। यह दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता, आपसी विश्वास और साझा मूल्यों का प्रतीक बताया जा रहा है। इनसे दोनों देशों की साझेदारी की मुख्य विशेषताओं को रचनात्मक रूप से दर्शाया गया है। ये लोगो भविष्य में सहयोग और घनिष्ठता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतीक के रूप में काम करेगा। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। ज़ॉम्बी डियर डिजीज की बात करते हैं। देखिए, यह लगातार चर्चा में रहा है। इसको लेकर वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट जो है चिंता भी जाहिर कर चुके हैं और कहा गया है कि यह इंसानों में तेजी से फैल सकता है। जरा इसके विषय में समझते हैं। देखिए, इसे वैज्ञानिक रूप से क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज यानी कि CWD के नाम से जाना गया है। यह हिरन, मूंज और रेनडियर जैसे जानवरों में फैलने वाली एक घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारी होता है। इस बीमारी का नाम जो है ज़ॉम्बी इसीलिए रखा गया है क्योंकि प्रभावित जानवर असामान्य और फिर अजीब व्यवहार इसमें करने लगते हैं। ठीक है, यह कैसे फैलता है? यह बीमारी एक प्रकार के प्रियॉन नामक असामान्य प्रोटीन के कारण होता है। यह प्रोटीन दिमाग में जमा होकर ब्रेन सेल्स को नष्ट कर देते हैं। फैलने के प्रमुख तरीकों पर अगर बात किया जाए तो शारीरिक स्राव से संपर्क यदि होता है, संक्रमित जानवर के मल मूत्र या लार के संपर्क में आने से हो सकता है। संक्रमित मांस का अगर सेवन किया जाता है, मान लीजिए संक्रमित जानवर के मांस को खाया जाता है तो उससे भी हो सकता है। प्रदूषित मिट्टी और पानी से भी हो सकता है। संक्रमित जानवरों के स्राव से दूषित मिट्टी या पानी के संपर्क में आने से ये हो सकता है। और इसके कुछ लक्षण की बात करेंगे। जैसे देखिए, ये डियर जो है ना, इसी तरह के जानवरों से होता है। इसके लक्षण की अगर बात करेंगे तो यह कहा गया है कि धीरे धीरे ये बीमारी विकसित होता है, अचानक से पता नहीं लगता है। कुछ लक्षण महीनों बाद इसमें नजर आते हैं, जैसे कि वजन का तेजी से कम होना, कमजोरी और थकावट होने लगता है, अत्यधिक लार टपकने लगता है,
चलने फिरने में असंतुलन होता है, सामान्य आक्रामकता होती है, अत्यधिक प्यास लगता है और बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। मनुष्यों के लिए खतरा क्या है कि फिलहाल ज़ॉम्बी डियर डिजीज का इंसानों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों की चिंता है कि यह इंसानों में फैल सकता है। तो इसको लेकर के अब चिंता जाहिर की जा रही है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की बात करते हैं। देखिए, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 14 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। इसके संदर्भ में कुछ बातें जरा देखते हैं। कहा गया कि एक सरकारी संस्था है जिसे भारतीय हल्दी क्षेत्र के समग्र विकास और वृद्धि के लिए स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है कि भारत के हल्दी का उत्पादन करना, उसका विपणन करना और निर्यात को बढ़ावा देना। इसमें जो बोर्ड की बात की गई है, इस बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है। पल्ले गंगा रेड्डी को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। बोर्ड में आयुष मंत्रालय, औषधि विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग जैसे वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधियों को भी नामित किया गया है। हल्दी के उत्पादन वाले 2 शीर्ष राज्य महाराष्ट्र और तेलंगाना तथा लंकाडोंग हल्दी के लिए प्रसिद्ध मेघालय के प्रतिनिधित्व भी बोर्ड में शामिल होंगे। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में हल्दी का उत्पादन दोगुना कर 20 लाख टन तक पहुंचाना है। अब अगले खबर पर चलते हैं। ओडिशा में लागू हुई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला कितने नंबर का राज्य बन गया है? देश का 34वां राज्य बनकर के उभरा है। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत कहा गया है कि इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने की है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ओडिशा में मौजूद गोप बंधु जन आरोग्य योजना के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। यह प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करेगा। साथ ही महिला सदस्यों के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। कुल लगभग अगर देखा जाए तो 1.03 करोड़ परिवार इस एकीकृत योजना के अंतर्गत आएंगे, जिसमें 67.8 लाख परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान करने की बात की गई है। अब जरा इस योजना के विषय में देखते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया है। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है कि माध्यमिक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष जो है 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं और अगला टॉपिक जो है वह केरल से संबंधित है। केरल के कप्पड और चाल समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। इसके संदर्भ में कुछ बातें जो है ये समझिए। यह जो प्रमाणन दिया गया है, दरअसल जो कप्पड है वह कोझिकोड और चाल कन्नूर समुद्र तटों को फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी कि FEE से ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन पर्यावरण एवं सुरक्षा मानकों को पूरा करने पर दिया जाता है। इसका महत्व क्या होता है? इसका महत्व समझिए। यह प्रमाणन इन समुद्र तटों की वैश्विक महत्व को बढ़ाता है, यानी कि पर्यटक यहाँ पर आ सकते हैं, ज्यादातर आकर्षित होंगे। जिम्मेदार और सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर फिर बातें की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा यहाँ बात करते हैं कि ब्लू फ्लैग मानदंड क्या होते हैं। देखिए 33 मानदंडों पर आधारित होता है, जिसमें सुरक्षा, स्वच्छता और टिकाऊ प्रथाएं भी शामिल होता है। चाहे वो पर्यावरण शिक्षा की बात किया जाए, सूचना की बात की जाए, शिक्षा और जागरूकता की बात की जाए, सूचना बोर्ड लगा होना चाहिए, स्वच्छ और जल गुणवत्ता की बात की जाएगी, पर्यावरण प्रबंधन सुरक्षा की बात की जाएगी, नियमित निगरानी भी और निरीक्षण भी होना चाहिए। भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट की अगर बात करेंगे तो अक्टूबर 2020 में भारत के 8 समुद्र तटों को पहली बार ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया। इन समुद्र तट में शिवराजपुर जो कि गुजरात, घोगला जो कि दीव, कासरगोड जो कि कर्नाटक, पदुबिद्री कर्नाटक, कप्पड केरल, गोल्डन ओडिशा और ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश और राधानगर अंडमान और निकोबार जो है इसमें शामिल बताए जाते हैं। इसके बाद 2 अन्य समुद्र तट जो कि ईडन पुडुचेरी और कोवलम तमिलनाडु को सितंबर 2021 में ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। मिनिकॉय ठुंडी और कदमत समुद्र तटों को नवंबर 2022 में ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया।
कप्पड़ बीच और चाल बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिलने के बाद देश में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले समुद्र तटों की संख्या अब कितनी बढ़कर के हो गई है, तो वह दरअसल 14 तक पहुंच गया। अब चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस हाल ही में हुआ है। तो अब यहां पर देखिए, इसके संदर्भ में कुछ बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके प्रीलिम्स के लिहाज से। 15 जनवरी 2025 को भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना के 150 वर्ष जो है वह पूरे हुए हैं। तो यहां पर यह भारत के मौसम संबंधी सभी गतिविधियों का केंद्र है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और इसकी स्थापना की बात की जाएगी तो 15 जनवरी 1875 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि देश में मौसम संबंधी पूर्वानुमान और चेतावनी लोगों तक पहुंचाना। और मुख्यालय की बात की जाएगी तो वह कहां पर है, नई दिल्ली में। चलिए अब इससे अगले खबर पर चलते हैं। सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया गया है। बहुप्रतीक्षित योजना रहा है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया है, जिसको लेकर के हम सब जानते हैं पहले से ये खबर। लगभग 12 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का निर्माण 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। इसमें सोनमर्ग मुख्य सुरंग यानी कि जेड मोड़ सुरंग, एक निकास सुरंग और पहुंच मार्ग शामिल है। यह समुद्र तल से 8650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड का उपयोग करके बनाया गया है। तो यहां पर कहा गया है कि यह सुरंग जो होगा एक आधुनिक और लचीली तकनीक है। इसका उपयोग कमजोर या जटिल भूगर्भीय संरचनाओं में सुरंग बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये एक, अगर जेड मोड की बात करेंगे जो उद्घाटन किया गया है, इसके विषय में थोड़ा सा समझते हैं। श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर बनी 6.4 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। ठीक है, तो किसी भी मौसम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इस जगह पर बर्फबारी होने लगता है तो NH जाम हो जाता है। तो बर्फबारी के कारण से जो हाईवे लगभग आधा वर्ष बंद रहता है, अब यहां पर काम चल सकेगा। टनल बनाने से लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। 2 लेन वाली सुरंग में एक आपातकालीन एस्केप टनल भी शामिल किया गया है, जो आपात स्थितियों में उपयोग होगी। सुरंग में CCTV कैमरे भी होंगे, वाईफाई होंगे, ये सारे सिस्टम जो है लगाया जाएगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी कहा गया है कि इससे मजबूती मिलेगा। भारतीय सेना के लिए हिम कवच यूनिफॉर्म जारी किया गया है। देखिए, DRDO ने सियाचिन और लद्दाख जैसे भीषण ठंडे इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए एक नई हिम कवच यूनिफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है। यह यूनिफॉर्म -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में प्रभावी है और इसे मॉड्यूलर डिजाइन में तैयार किया गया है। हिम कवच क्या है? मल्टीलेयर सिस्टम, गर्मी बनाए रखने और आराम के लिए जो है इंसुलेटेड लेयर होगा। मौसम के अनुकूल होगा। जरूरत के अनुसार लेयर जोड़ या इसमें घटा भी सकते हैं। सांस लेने योग्य और हल्का, बेहतर सुविधा और कार्यक्षमता इसमें बताया जा रहा है। इससे पहले जो इस्तेमाल होने वाला सिस्टम रहा है ECWCW, इस सिस्टम के तुलना में हिम कवच अधिक इंसुलेशन और ठंड से सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरी बात क्या है कि यह मेक इन इंडिया पहल के द्वारा जो है इसे विकसित किया जा रहा है। INS वाघशीर के विषय में बात करते हैं। देखिए, हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास की आखिरी पनडुब्बी INS वाघशीर जो है वह सौंप दी है। अब इसके विषय में थोड़ा सा समझते हैं कि यह नाम जो है हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक शिकारी सैंड फिश के नाम पर रखा गया है। और इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि MDL मुंबई द्वारा किया गया है। इस पनडुब्बी में पानी के नीचे या सतह पर टारपीडो के साथ साथ एंटी शिप मिसाइलों के साथ दुश्मन पर हमला करने की पूरी क्षमता इसमें बताई गई है। चलिए इसके बाद कुछ और खबर जानते हैं, जिसमें एक कहा गया है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी कर दी गई है। दरअसल इसमें कहा गया है कि वर्ष 2025 की पहली तिमाही के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी की गई है। इसमें जरा समझते हैं, इस इंडेक्स में पासपोर्ट को उस आधार पर रैंक किया गया है कि वह पासपोर्ट धारक बिना किसी पूर्व वीजा के कितने देशों में यात्रा कर सकता है। अब इसके अनुसार कुछ बातें कहा गया है। सिंगापुर का पासपोर्ट जो है दुनिया में सबसे शक्तिशाली कहा गया है, जो 195 देशों में बिना वीजा के, मतलब वीजा नहीं है फिर भी आप यात्रा कर सकते हैं। जापान का पासपोर्ट कहा गया है दूसरे नंबर पर है और 193 देशों में वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है।
दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और फिनलैंड संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। इनके पासपोर्ट पर 192 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलती है। भारत का पासपोर्ट कहा गया है 50वें नंबर पे है और भारतीय पासपोर्ट पर 57 देशों में वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है। पाकिस्तान का पासपोर्ट 103वें नंबर पे है और इसके साथ देखेंगे तो ये 33 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। जिन देशों का पासपोर्ट पाकिस्तान से कमजोर है उसमें इराक 104, सीरिया 105 और अफगानिस्तान 106वां नंबर पर शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो इस सप्ताह ये कुछ ऐसे टॉपिक रहे हैं जो ज्यादा चर्चा में बना रहा है और संभव है कि यूपीएससी यहां से प्रश्न बना सकता है। तो आपको इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है और बेहतर ढंग से रिवीजन करते रहना है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।